दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या मोदी राज में अजित पवार जी को पार्टी और सरकार चलाने की आजादी नहीं मिल पा रही, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेर की तरह दहाड़ने वाले अजित पवार जब तक एनसीपी में थे, यानी शरद पवार जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे, तब तक उन्हें पूरी आजादी थी। कांग्रेस एनसीपी की सरकार हो या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार, अजित पवार का निर्णय अंतिम माना जाता था। एनसीपी पार्टी में भी पार्टी के जो बड़े बड़े फैसले हैं या निर्णय हैं, उसमें भी अजित पवार का डिसीजन महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन इस वक्त अजित पवार जिस सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अजित पवार जिस पार्टी के प्रमुख है, यानी एनसीपी पार्टी के प्रमुख होने का दावा कर रहे हैं, उस पार्टी को और जिस सरकार में यानी एकनाथ शिंदे जी की सरकार में अजित पवार एक भागीदार के तौर पर है, लेकिन फिर भी अजित पवार जी को वो स्वतंत्रता या वो आजादी नहीं मिल पा रही जो आजादी उनको कांग्रेस एनसीपी के सरकार में या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार में मिलती थी। इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से दिल्ली पर या बीजेपी के आलाकमान पर डिपेंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इन दोनों नेताओं के अनुमति के बिना महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाती। इस वक्त अजित पवार सत्ता में जरूर है, लेकिन इस सत्ता का फायदा उनको अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा। यानी एक गलती की एहसास उनके मन में जरूर हो रही हो, लेकिन इस वक्त इस सरकार में जाना अजित पवार जी की बड़ी मजबूरी है। जब अजित पवार एकनाथ शिंदे जी की सरकार में शामिल हुए, उसके एक महीने के भीतर ही एकनाथ शिंदे जी ने एक जीआर निकाला। अजित पवार जी के पास वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय की जो भी फाइलें हैं वो गृह मंत्रालय से होकर मुख्यमंत्री तक जाएगी। यानी फाइनेंस या वित्त मंत्रालय की फाइलें पहले देवेंद्र फडणवीस जी के पास जाएगी और उनके मंजूरी के बाद वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास जाएगी। ऐसा जीआर निकालकर या ऐसा आदेश निकालकर अजित पवार जी को कमजोर करने का या उनको दबाने का प्रयास एकनाथ शिंदे जी द्वारा या बीजेपी द्वारा किया गया। इस निर्णय के कारण या इस आदेश के कारण अजित पवार अब तक नाराज है। अजित पवार गुट को भले ही 9 मंत्री पद मिले हो, लेकिन इन मंत्रियों को या खुद अजित पवार जी को पालक मंत्री पद मिलने के लिए बड़ा इंतजार करना पड़ा। अजित पवार जी की अच्छी खासी पहुंच दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के पास है, लेकिन जब महाराष्ट्र में सरकार चलाने की बात होती है तो एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस
ये दोनों नेता अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी को दबाने का प्रयास करते हैं, ये हमें बार बार देखने को मिला है। कुछ ऐसा ही इस नागपुर के विधानसभा सत्र के पहले दिन देखने को मिला। अजित पवार गुट के विधायक नवाब मलिक या एनसीपी के विधायक नवाब मलिक विधानसभा के सत्र के पहले दिन इस कामकाज में उन्होंने हिस्सा लिया और पहले ही दिन वो अजित पवार गुट के साथ या सत्ता पक्ष में विधानसभा में बैठे। उसके बाद विधान परिषद में शिवसेना के यानी उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे जी ने नवाब मलिक को लेकर देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया, क्योंकि इन्हीं नवाब मलिक पर बीजेपी ने देशद्रोह का आरोप लगाया था और इसके कारण बीजेपी परेशान नजर आई। अजित पवार गुट को एक तरीके से नवाब मलिक ने अपना सपोर्ट एक तरीके से दिया, ऐसी चर्चा इस वक्त मीडिया में हो रही है। भले ही अजित नवाब मलिक ने अपना मत जाहिर नहीं किया, लेकिन फिर भी जिस तरह नवाब मलिक अजित पवार गुट के नेताओं से मिल रहे हैं और उनके साथ बैठ रहे हैं, इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि नवाब मलिक का सपोर्ट अजित पवार गुट को है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने ही महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में पूर्व मंत्री नवाब मलिक पर देशद्रोह के आरोप लगाए थे। वही नवाब मलिक इस वक्त अजित पवार गुट में दिख रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक खुला पत्र इस प्रकरण में अजित पवार जी को लिखा। चाहे देवेंद्र फडणवीस चाहते थे तो वो अजित पवार जी के साथ प्राइवेट में बात कर सकते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने नवाब मलिक को लेकर एक पत्र लिखा और उसमें नवाब मलिक को महायुति में शामिल करना महायुति के हित में नहीं है, ऐसा कहा। और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो पत्र अजित पवार जी को लिखा वो मीडिया में भी वायरल हो गया। इसके कारण अजित पवार इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी पर नाराज दिख रहे हैं। अजित पवार गुट के कई नेता इस वक्त इस पत्र के कारण देवेंद्र फडणवीस पर नाराज दिख रहे हैं। एक तरीके से यह पत्र लिखकर और मीडिया में इस पत्र का वायरल होने के कारण अजित पवार इस पत्र के कारण बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये पत्र हो या एकनाथ शिंदे जी का जीआर हो, इसके कारण सत्ता में होकर भी अजित पवार अपने पार्टी के बारे में और सरकार में अपने वित्त मंत्रालय के बारे में पूरी आजादी से काम नहीं कर पा रहे। जो आजादी उन्हें शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी में मिलती थी और मंत्री पद के तौर पर एनसीपी और कांग्रेस के सरकार में 15 साल काम सरकार चलाने में मिली,
और महाविकास आघाड़ी की 2.5 साल की सरकार चलाने में जो आजादी मिली, जो निर्णय अजित पवार लेते थे वो अंतिम माना जाता था। उनके निर्णय में कोई भी बड़ा नेता, वो चीफ मिनिस्टर हो या उनके पार्टी के प्रमुख शरद पवार भी ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन इस वक्त अजित पवार सरकार में भले हैं और अपने पार्टी के प्रमुख होने का दावा वो कर रहे हैं, लेकिन ना पार्टी के प्रमुख के तौर पर वो निर्णय ले पा रहे हैं या मंत्री के तौर पर वो पूरी आजादी से निर्णय ले पा रहे हैं। बीजेपी के साथ जो भी प्रादेशिक दल या पार्टी चली गई, उसका क्या हश्र हुआ वो हमने देखा है। बीजेपी के विश्वासु अलायंस या सहयोगी शिवसेना पार्टी, इस शिवसेना पार्टी के इस वक्त 2 टुकड़े हो चुके हैं। भले ही मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे जी के पास है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और इस पार्टी के बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनके मंजूरी से ही हो रहे हैं या उनकी अनुमति से ही हो रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का भविष्य या खुद एकनाथ शिंदे जी का राजनीतिक भविष्य इस वक्त नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में है। वैसा ही कुछ अजित पवार जी को लेकर नजर आ रहा है। भले ही अजित पवार इस वक्त सरकार में या सरकार आजादी से चलाने का दावा कर रहे हो या अपने पार्टी के विधायकों को अलग अलग फंड देने का दावा कर रहे हो, लेकिन बड़े बड़े फैसलों के लिए अजित पवार जी को हमेशा दिल्ली की राय या दिल्ली से मशवरा करना पड़ रहा है। दिल्ली की अनुमति के बिना महाराष्ट्र में शिंदे, फडणवीस और पवार सरकार कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकती। यानी कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस जी का नवाब मलिक के बारे में लिखा गया पत्र हो या एकनाथ शिंदे जी का जेआर हो या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो कार्यपद्धति हो, उसके कारण अजित पवार बड़े संकट में नजर आ रहे हैं। यानी इस वक्त अजित पवार सत्ता में होकर भी इस सत्ता का आनंद पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे। यानी अजित पवार इस वक्त दबाव में है और इस दबाव को वो कैसे हैंडल करेंगे ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अजित पवार बीजेपी के साथ कितने दिनों तक रहेंगे? क्या लोकसभा चुनाव के बाद अजित पवार अपनी राजनीतिक भूमिका को बदलेंगे? क्या फिर से वो एक बार शरद पवार जी के साथ चले जाएंगे? ऐसी कई चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में होती रहती है। लेकिन इस वक्त अजित पवार बड़े संकट में पार्टी चलाने में और सरकार चलाने में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की कार्यपद्धति और उस कार्यपद्धति के कारण एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी का राजनीतिक भविष्य इस वक्त बीजेपी के आलाकमान के हाथ में हमें नजर आ रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।